पहली फिल्म दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनके चेहरे पर अजीब कारणों से मुंह नहीं होता है। फिल्म की शुरुआत दो महिलाओं सारा और पुत्री के साथ होती है जो थोड़ी देर के लिए ऑफिस में देर तक काम करती हैं। जबकि दोनों चुपचाप काम करती हैं और फिर अचानक पुत्री एक कागज की गेंद फेंकती है सारा पर। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दो महिलाएं के ड्रामा के काम के बारे में दोस्ताना बातचीत में संलग्न हैं और शाम के लिए उनकी योजना पुत्री सारा को बताती है कि हालांकि वह अपने काम के साथ नहीं है, वह कार्यालय छोड़ने के लिए तैयार है और प्रस्ताव को पूरा करेगी। वह अपने घर के आराम से काम कर रही है। अंततः दो महिलाएं एक साथ घर जाने के लिए सहमत हो जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा करने में सक्षम होती हैं, उनके बॉस बेनी उनसे संपर्क करते हैं। बातचीत के बाद बेनी पुत्री से कहता है कि उसे रात भर काम करना होगा क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। एक अभियान को पूरा करने में मदद करें जो अगले दिन जल्दी होने वाला है। इसके जवाब में पुत्री विनम्रता से बेनी को बताती है कि वह इस समय किसी ज़रूरी काम पर काम कर रही है जो कि बाकी भी है। वह अगले दिन एक समाधान पेश करने और अपने बॉस की कृपा पाने के लिए सारा पीछे रहने और बेनी को अभियान पूरा करने में मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि बेनी अंत में कुछ और सुझाता है। यह सहमति है कि सारा उस प्रस्ताव को संभाल लेगी जो पुत्री काम कर रही थी पर और इसे घर पर खत्म करते हैं, जबकि पुत्री बेनी की मदद करने के लिए पीछे रहती है। यह समझौता पुत्री को परेशान करता है क्योंकि वह घर जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वह अनिच्छा से प्रस्ताव को एक फ्लैश ड्राइव में कॉपी करती है और सारा को सौंप देती है। जब सब ठीक हो जाता है तो पुत्री निकल जाती है, पहले रात का खाना खा लें। जबकि सारा पैक अप करके घर के रास्ते से निकल जाती है। सारा को पता चलता है कि उसने वह फ्लैश ड्राइव छोड़ दी है जो पुत्री ने उसे अपने डेस्क पर दी थी क्योंकि प्रस्ताव अगले दिन जल्दी आने वाला है। सारा के पास फ्लैश को पुनः प्राप्त करने के लिए कार्यालय लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तक सारा कार्यालय भवन में फिर से प्रवेश करती है तब तक पुत्री बेनी के कार्यालय में शामिल हो जाती है और पहले से ही अभियान पर काम कर रही होती है। क्योंकि सारा हॉल से नीचे जाती है, वह बेनी को पुत्री की पेशकश सुनती है कंपनी में एक कनिष्ठ प्रबंधक के रूप में स्थिति, और इसके कारण वह अपने ट्रैक में मृत हो जाती है। एक संभावित पदोन्नति की खबर पुत्री को उत्साहित करती है, लेकिन उसकी खुशी कम हो जाती है जब बेनी उसके पास आता है और उसे बताता है कि एक शर्त जुड़ी हुई है। शर्त यह है कि पाने के लिए पदोन्नत पुत्री को बेनी होल्म के साथ जाना होगा और उसके साथ रात बितानी होगी जो बेनी के अनुरोध का पालन करने में असमर्थ है। ऑफिस में हर कोई अपने कार्य केंद्र पर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, सिवाय पुत्री के जो कहीं नहीं मिली जब घड़ी ने दिखाया कि यह 10 बज चुका है और पुत्री का कोई संकेत नहीं है। सारा तीसरी रिंग के आसपास उसे फोन करती है। पुत्री उनके साझा क्यूबिकल में प्रवेश करती है और सब कुछ सामान्य होने का नाटक करती है। दावा करती है कि वह देर से आई क्योंकि वह क्षणों में सो गई। बाद में सारा डर गई कि पुत्री के होंठ इन हैं, उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा। सारा पुत्री और उपस्थित अन्य कर्मचारियों को यह समझाने का प्रयास करती है, लेकिन किसी और को अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सामान्य से कुछ भी नहीं दिखता है। सारा बातचीत के दौरान रात से पहले की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए बेटी को एक तरफ खींचती है। सारा पुत्री को बेनी के हाथों हुए यौन उत्पीड़न के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन पुत्री सख्ती से मना कर देती है और यह पुष्टि करते हुए चली जाती है कि वह बाद में चुप रहना पसंद करेगी। एक अति महत्वाकांक्षी सारा बेनी के कार्यालय में खुद बेनी का सामना करके मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करती है। सारा अपने बॉस को स्पष्ट करती है कि वह उसे ब्लैकमेल करने का इरादा रखती है।
वह उसे बताती है कि वह उसे चुप रखने का एकमात्र तरीका है कि वह पहले बेनी के साथ जूनियर मैनेजर की भूमिका में उसे बढ़ावा दे, लेकिन वह बाद में सारा को कठोर वास्तविकता से सामना करता है। वह उसे बताता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और उसकी जेब में न्याय प्रणाली है। वह यह भी बताता है कि उसका पलड़ा भारी है और वह ईव उन उसे निकाल दे यदि वह इस कठोर एहसास का सामना करना चाहता है कि वह शक्तिहीन है। सारा बेनी के कार्यालय को छोड़ देती है। जब वह अपनी मेज पर लौटती है तो हम देखते हैं कि सारा की तरह पुत्री के चेहरे पर कोई होंठ नहीं है। यह दर्शाता है कि उसे भी अंत में चुप करा दिया गया है। फिल्म दो महिलाओं ने दूसरी फिल्म में एक जानने वाली नज़र साझा की है। वर्ष 2003 है और चीन एक अजीब संक्रमण से तबाह हो रहा है जिसकी मृत्यु दर अविश्वसनीय रूप से उच्च है। चीनी सरकार तनावपूर्ण रोगजनक के अस्तित्व से अवगत नहीं है, बल्कि उन्हें लगता है कि यह नियमित निमोनिया है। फिल्म एक महिला मरीज के साथ शुरू होती है जो ऑपरेशन थिएटर में मर जाती है और अगले दृश्य में तुरंत बाहर निकल जाती है। ली एक उत्साही डॉक्टर अपने गुरु और अस्पताल के निदेशक से मिलता है जहां वह काम करता है। डॉ सुली कहते हैं कि उसने 3 रोगियों को खो दिया उस सप्ताह और उन्हें संदेह है कि वे नियमित निमोनिया से पीड़ित नहीं थे क्योंकि परीक्षण के परिणाम का दावा है कि डॉ चिकित्सा पेशा बाद में उस दिन अस्पताल में एक और डॉक्टर जो ली की ओर देखता है, उसे प्रोत्साहन के कुछ शब्द देता है और उसे घर जाने की सलाह देता है। ली के जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर रात में ली के आसपास जासूसी करते हुए जांच करने के लिए अस्पताल में चुपके से आता है। पता चलता है कि कुछ रोगियों के मृत्यु रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। वह यह भी सीखता है कि डॉसू पीड़ितों की वास्तविक संख्या को छिपा रहा है जो घर पर इस अजीब संक्रमण के परिणामस्वरूप मर गए हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री और डॉ गोम की विशेषता वाला एक टेलीविजन साक्षात्कार देखता है। साक्षात्कार के दौरान महामारी के विशेषज्ञ 2 उच्च पदस्थ अधिकारी जनता को आश्वस्त करते हैं कि संक्रमण नियंत्रण में है और अगले दिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम मरने वालों की संख्या को कवर करने के बारे में मुकदमा का सामना करते हैं और मुकदमा यह कहते हुए अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है कि वह और अस्पताल आग की चपेट में आ जाते अगर वह नहीं करते। जब ली के साथ तर्क करने के उनके प्रयास एस पर सस्पेंस से मुकदमा करने में विफल होते, पॉट ऑन द होम ली अपने भरोसेमंद अधीनस्थ को बुलाता है और एक मरीज से रक्त के नमूने की मांग करता है और इसके जवाब में अस्पताल की लैब की चाबी देता है। ये का कहना है कि वह अपने अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अस्पताल को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है और केवल संक्रमित रोगियों को घर पर रहने की अनुमति दी जाती है। ली स्पष्ट रूप से इस बात से परेशान है कि वह मुश्किल से अपनी पत्नी के शब्दों पर ध्यान देता है जो उसे राष्ट्रव्यापी आतंक के बारे में सूचित करने की कोशिश करती है कि संक्रमण उस रात लाया है। ली ने उसे हासिल करने में मदद करने की योजना बनाई है। अस्पताल में प्रवेश के लिए पहले वह पूरी तरह से कपड़े पहने एक ठंडा स्नान करता है और फिर ठंड में बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे बुखार हो जाता है और अगले ली खुद को छिपाता है और अपने बुखार के लक्षणों का उपयोग करता है जो संक्रमण के लक्षणों के समान ही हैं। प्रवेश पाकर अस्पताल में भर्ती होने का तरीका ली ने यी की मदद से यी को तलाशा। अस्पताल के दूसरे हिस्से में नमूने का परीक्षण और अध्ययन करने के लिए खुद को प्रयोगशाला में बंद कर लिया। चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। संक्रमण जीवन का दावा करना जारी रखता है और यहाँ तक कि चिकित्सा व्यवसायी भी संक्रमित होने लगे हैं। चीजों की स्थिति से चिंतित यीशु के बारे में बताता है। ली का शोध करता है और दोनों के आमने सामने आने पर उसे प्रयोगशाला में लाता
है। ली सू को बताता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट झूठी है। वह खुलासा करता है कि संक्रमण पैदा करने वाला रोगजंत एक पूरी तरह से नया वायरस है। जिससे अचंभे में सू ने ली से पूछा कि क्या उसके पास कोई है समाधान को ध्यान में रखते हुए, और ली ने जवाब दिया कि वह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को उपचार के रूप में उपयोग करना चाहता है। मुकदमा इस विचार का विरोध करता है कि ग्लूकोकार्टिकोइड्स के रोगियों पर प्रतिकूल दुष्प्रभाव होंगे, लेकिन ली एक बहरा कान बन जाता है। मुकदमा ली के साथ तर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन ली इस बात पर अडिग रहता है कि कोई अन्य तरीका नहीं है जिससे बातचीत अंततः सू की घोषणा के साथ समाप्त हो जाए कि ली जो कुछ भी करना चाहता है वह करने के लिए आगे बढ़ सकता है। कोई भी मरीज उसके पास नहीं है। अस्पताल अगले दृश्य में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उपचार का उपयोग करेगा। ली एक सप्ताह में पहली बार घर लौटता है और अपनी नाराज पत्नी से भिड़ जाता है। वह उसे स्थिति समझाता है और उसे बताता है कि वह आवश्यक अधिकारियों को सूचित करने के लिए बीजिंग की यात्रा कर रहा है। इससे एक दंपति के बीच बहस होती है, लेकिन ली अस्पताल में जो सही है वह करने के लिए दृढ़ है। मुकदमा वैकल्पिक उपचार विधि खोजने में व्यस्त है। अंततः वह सीरम थेरेपी के लिए तैयार हो जाता है और अपने शब्द के अनुसार ग्लूकोकार्टिकोइड का उपयोग नहीं करने के अपने नए पर कायम रहता है। ली बीजिंग की यात्रा करता है और प्रबंधन करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले महामारियों के राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉ गोंग से मिलने के लिए ली ने गोंग के साथ अपने निष्कर्षों को साझा किया और सुझाव दिया कि घर लौटने पर अत्यधिक मामलों में ग्लूकोकार्टिकोइड उपचार का उपयोग किया जाए। ली को पता चलता है कि उसकी पत्नी संक्रमित हो गई है और उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल में डॉसियस अस्पताल ली मांग करता है कि उसकी पत्नी को ग्लूकोकार्टिकोइड के साथ इलाज किया जाए, लेकिन मुकदमा खड़ा है। उसकी जमीन और सीरम थेरेपी का उपयोग करने का विकल्प सीरम थेरेपी काम करती है और ली की पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जब सब कुछ मर जाता है और अस्पताल प्रबंधन को पता चलता है कि डॉसू मौत के टोल को कवर कर रहे थे और ली को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। फिल्म ली के अपने परिवार के साथ रात के खाने के साथ समाप्त होती है, जबकि ग्लूकोकार्टिकोइड उपचार के प्रतिकूल प्रभावों पर एक समाचार रिपोर्ट पढ़ते हुए कई रोगियों पर एक बातचीत शुरू होती है। जब ली के बेटे ने घोषणा की कि उसके स्कूल में कुछ लोग ग्लूकोकार्टिकोइड के साथ पीड़ितों को जहर देने का आरोप लगा रहे हैं, ली की पत्नी उसे एक नायक कहकर उसका बचाव करती है, लेकिन ली खुद यह कहते हुए बोलती है कि वह तीसरी कहानी के लिए एक साधारण डॉक्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक विशाल साजिश के लिए अंत तक देखना सुनिश्चित करें। चोरोगी एक महिला जी युवा और एक छोटी लड़की सबिन के साथ खुलती है। एक पार्क में घूमने से यह स्पष्ट होता है कि दोनों माँ और बेटी हैं, क्योंकि जी यंग के पास एक हार है जो कुछ समय के लिए कहता है। एक साथ एक एनिमल इंसाइक्लोपीडिया पर नजर डालते हैं और फिर पार्क की बेंच से अपनी बेटी को देखते हुए सबिन सवारी पर खेलने के लिए चली जाती है। पास की एक बेंच पर एक सीट पर वह और जी यंग एक्सचेंज दिखते हैं और वह असहज महसूस करती है। आदमी अपना फोन निकालता है और सबिन की तस्वीरें लेता है। फिर वह बगल में बैठने के लिए सीट बदलता है। ज्योंग ज्योंग उनके बीच जगह बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी अंतर को बंद कर देता है। अब ज्योंग एनिमल इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने के लिए वापस जाने से पहले से अधिक असहज हो गया। जब वह एक सुअर के साथ पृष्ठ पर मुड़ती है तो उसके बगल में आदमी सूंघना शुरू कर देता है। कहीं से भी वह आदमी जी यंग को एक पॉप्सिकल प्रदान करता है और जब वह उसे मना कर देती है तो वह उसे अपने लिए ले लेता है। जियोंग की दिखाई देने वाली बेचैनी से बेफिक्र आदमी सबिन के पास जाता है और उसे एक पॉप्सिकल देता है जिसे वह खुशी से स्वीकार कर लेती है।
8 घर अपने सेल फोन और एनसाइक्लोपीडिया को पीछे छोड़ते हुए अभी भी असुरक्षित महसूस कर रही है। ज्योंग अपने घर पर सुरक्षा कैमरे को चालू करती है। बाद में उस शाम सुरक्षा कैमरे में पार्क के आदमी को आते हुए दिखाया जाता है और कुछ ही क्षणों के बाद वह दरवाजे की घंटी बजाता है। सबियन यह मानकर दरवाजे की ओर दौड़ता है कि उसके पिता वापस लौटा दिया जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह ताला खोल पाती जी यंग उसे रोक लेता है। अब घबराहट की स्थिति में ज्योंग सबिन को एक कमरे में ले जाता है और उसे वहीं रहने के लिए कहता है जब तक कि उसे बाहर आने के लिए नहीं कहा जाता है। ज्योंग फिर से कैमरे के पास जाता है और इस बार वह आदमी उसे पकड़ रहा है। फोन ज्योंग ने उसे दरवाजे पर फोन छोड़ने के लिए कहा और वह दावा करती है कि उसने पुलिस को फोन किया है और उसका पति जल्द ही वापस आ जाएगा। इसके जवाब में आदमी कहता है कि वह केवल उसे आइसक्रीम देने आया था और शौचालय का उपयोग करने के लिए कहता है, लेकिन जियंग अगले कुछ मिनटों में वह उसे ठुकरा देता है। आदमी घर में घुसने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाता है और जियोंग इस बात से डर जाती है कि वह जियोंग के आश्चर्य को भांपने लगती है कि आदमी चाबियों का एक गुच्छा निकालता है और दरवाज़ा खोलने का प्रयास करना शुरू कर देता है, जबकि हंगामा ऊपर की ओर होता है। एक अच्छे कपड़े पहने आदमी अपार्टमेंट की इमारत में लौटता है। वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है और जब वह दूसरे आदमी को अपार्टमेंट खोलने का प्रयास करता देखता है, दरवाज़ा वह कुछ सेकंड के लिए चौड़ी आंखों से घूरता है, फिर पास के एक अपार्टमेंट में जाता है। जब पार्क का आदमी आखिरकार दरवाज़ा खोलने में सक्षम हो जाता है, जियोन डर से उबर जाता है और वह अपनी बोतल से खुद को बांध लेती है। जो आदमी लेता है एक सीट और शांति से उसे उसके नाम से संबोधित करती है, लेकिन वह उसे यह दावा करते हुए छोड़ने के लिए कहती है कि उसका पति जल्द ही घर आ जाएगा। अचानक सबिन उस कमरे से निकलती है जिसमें वह थी और जियोंग की निराशा के लिए वह पुरुषों के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है जो इस विचार को सहन करने में असमर्थ है। उसकी बेटी के घायल होने के बाद जियोंग हमले के आधे रास्ते में आदमी पर हमला करता है। एक भयभीत सबिन अपनी मां पर चिल्लाती है कि वह अपने पिता को चोट पहुंचाना बंद करे। जिरुंग के नेकलेस के दूसरी तरफ क्लिप से साबित होता है कि वह आदमी वास्तव में जियोंग का पति और सुबियान का पिता है, जो वास्तव में एक मेडिकल अलर्ट नेकलेस है। हमने सीखा कि उसे अल्जाइमर रोग है, जो एक प्रगतिशील बीमारी है जो स्मृति और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों को नष्ट कर देती है। अचानक जी यंग गिर जाता है और जब वह जागती है, अपने पति और बेटी उसके बिस्तर के पास होती है। जब जियोंग सुबिन से पूछता है कि वह किसका संकेत कर रही है कि उसकी बीमारी खराब हो गई है, तो इस तरह के और वीडियो के लिए अधिसूचना चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।